बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों आज हम पहली क्लास ले रहे हैं जिसमें हम MPPAT का पहला क्लास है जिसमें सिंचाई एवं जल निकास पहला टॉपिक हमने लिया है। सिंचाई जल निकास आज हम पढ़ेंगे बच्चों इरिगेशन और ड्रेनेज के बारे में। तो बच्चों MPPAT के लिए पहला टॉपिक हमने ये लिया है और एक बार अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्रैश कोर्स का ये नोट्स है, इसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों ने PDF नहीं लिया है वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। पूरे नोट्स की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका थोड़ा सा पेमेंट करके आपके पास क्रैश कोर्स का पूरा PDF मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप के माध्यम से। यदि कोई छात्र चाहता है तो यहाँ से इस मोबाइल नंबर हमने दे रखे हैं 7224002628 से यहाँ से वो प्राप्त कर सकता है PDF। ठीक है बच्चों, और अब हम इसकी शुरुआत करेंगे सिंचाई जल निकास की। इसका पूरा टॉपिक हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। कहीं यदि किसी को समस्या आती है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो उसके बारे में हम अच्छी प्रकार से चर्चा करने वाले हैं, अच्छी प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले सिंचाई। तो सिंचाई क्या होता है आप लोग अच्छी प्रकार से इसको देख सकते हैं। सिंचाई क्या होता है? पौधों को वर्षा के अतिरिक्त मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से उनकी आवश्यकता के अनुसार जल प्रदान करना ही सिंचाई कहलाता है। सही बात है, जब फसलों को आवश्यकता होती है, अपन जानते हैं कि बारिश रबी के सीजन में बारिश नहीं होती है तो फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, तो हम कृत्रिम रूप से मतलब किसी मनुष्य के द्वारा, किसी ट्यूबवेल के द्वारा या कुआं के द्वारा, तालाब के द्वारा हम जो पानी देते हैं खेत में, वही आपका क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में उसकी आपकी डेफिनेशन है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, सिंचाई का महत्व क्या है। सबसे पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पौधों का लगभग 80 से 90%, कितना? 80 से 90% पौधों का जो भाग होता है वो किसका बना होता है? पानी का ही बना होता है। विशेष याद रखना, पौधों में 80 से 90% पार्ट्स आपका किसका बना होता है? पौधों का पानी का ही बना होता है। इस बात का आप लोग विशेष याद रखेंगे। ठीक है ना, कितने परसेंट? कोई भी प्लांट्स है ना उसमें 80 से 90% क्या होता है? पानी होता है, ध्यान रहे आपको। दूसरा है बच्चों, पौधों के द्वारा सभी पोषक तत्व द्रव अवस्था में ही प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, यदि भूमि में पानी नहीं होगा, मिट्टी में यदि पानी नहीं होगा ना, तो जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपको पता होगा कि 17 न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो अपन ने 12th में पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हैं कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए। तो भूमि में रहते हैं वो। यदि भूमि में पानी नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो वह पौधों को नहीं प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं बच्चों, वो घुल के रूप में द्रव अवस्था में ही पौधों की जड़ उनको अपने अंदर अवशोषित करती हैं। ध्यान रखना, द्रव की अवस्था में ही पौधों की जड़ें उसको अपने अंदर अवशोषित करते हैं। तो समझ में आ गया। तो दूसरा महत्व पानी का कितना है आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तीसरा देख सकते हैं बच्चों। तीसरा है कि यह पौधों के तापक्रम को नियंत्रित करता है। सही बात है, पानी जो होता है ना पौधों के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, नियंत्रण करता है। क्यों? क्या होता है बच्चों, अगर पानी पौधों में नहीं मिलेगा तो पौधे सूख जाएंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि पौधे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, आपको पता होगा। और बाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि नीचे से जड़ें पौधों को पानी को अवशोषित करती हैं, अवशोषित करके और पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। आपको अच्छी प्रकार से पता होगा कि पत्तियां होती हैं, पत्तियों में कुछ विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं। उन छिद्र के द्वारा पानी वाष्प के रूप में, किसके रूप में? वाष्प के रूप में बाहर निकलता है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। और इसके द्वारा पौधे का तापमान अच्छी प्रकार से बना रहता है, मेंटेन रहता है। पौधों को 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पौधे का 1 किलो शुष्क पदार्थ का मतलब होता है 1 किलो यदि सूखा पदार्थ, मतलब हम पूरे जो पौधा है, पौधे को पूरे पानी को निकाल दिया जाए। एक पौधे को समझ लीजिए, पौधे को पानी को पूरी तरह से निकाल दिया जाए, ये सूखा पदार्थ निकलेगा। मतलब लकड़ी जो है बिल्कुल सूखी है, 100%। 1 किलो लकड़ी बिल्कुल सूखी है, तो 1 किलो लकड़ी सूखी बनने के लिए, समझ रहे हो ना आप लोग,
400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जब पौधा पूरी तरीके से बनता है, पूरा छोटे से बड़ा पौधा होता है, 1 किलोग्राम सूखा पदार्थ जब प्राप्त होता है ना हमको, अगर हम उसको ऐसा करें तो लगभग 400 से 500 लीटर पानी उसको लगा होगा, तब जाके हमको 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उस लकड़ी का प्राप्त हुआ होगा। समझ में आ गया ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना कि 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पौधों से प्राप्त करने के लिए या पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो याद रखना 400 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स हैं। यदि जो बच्चा इनको अच्छी प्रकार से पढ़ लेगा, उसको कहीं भी किसी भी बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी भी कहीं भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि उसने इन नोट्स को पढ़ लिया, यानी उसका सिलेक्शन 100% है। ध्यान रखें, क्योंकि ये क्रैश कोर्स के नोट्स हैं और MGCI बड़ी कोचिंग है हमारे मध्य प्रदेश की, वही हम हमको लेके आ रहे हैं, तो आप लोग उसके नोट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब सिंचाई की विधियों की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, दो विधियां होती हैं। एक तो होती है सतही सिंचाई, जिसको हम लोग सरफेस इरिगेशन कहते हैं, और दूसरी होती है अधोसतही। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अधोसिंचाई के बारे में। अभी सिर्फ हम इतनी बात कर लेते हैं, एक मिनट। चलिए, इसके बारे में हम इतनी बात कर लेते हैं कि सतही सिंचाई जो होती है, हमारे देश में 95% सिंचाई कार्य इसी विधि द्वारा किया जाता है। विशेष याद रखना, सतही सिंचाई अच्छा क्या होता है ये थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। सतही सिंचाई का मतलब होता है, हम लोग सिंचाई करते हैं ना, पाइप डाल के करते हैं, बहुत सारे लोग, हम लोग नहर से भी करते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा भी करते हैं, तो ऊपर ही करते हैं, खेत के ऊपर पाइप डालते हैं, फिर पानी चलता है अपना खेत में, तो वो सतही सिंचाई होता है। कुल मिला के सरफेस इरिगेशन होता है, ठीक है ना। तो उसमें 95% सिंचाई कार्य इसी विधि द्वारा किया जाता है। 95% हमारे देश की बात कर रहे हैं, 95% हम लोग वही करते हैं, विशेष याद रखना। और इस विधि में सिंचाई जल मृदा सतह पर खुला छोड़ा जाता है। सही बात है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पानी होता है वो सीधे हम मिट्टी के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे वो खेत में चला जाता है और सिंचाई हो जाती है। ठीक है ना। दूसरी विधि है, आप देखिए, इसका ही सतही विधि का एक पार्ट्स है, और भी इसकी विधि, इसके अंतर्गत और विधियां आती हैं, निम्नलिखित विधियां आती हैं। या सबसे पहली जो एक इसकी विधि है वो है बाढ़ या उत्प्लावन, यानी फ्लोडिंग इरिगेशन। देखिए, फ्लोडिंग इरिगेशन क्या होता है समझिए। इस विधि में सिंचाई जल को खेत में बाढ़ के रूप में छोड़ दिया जाता है, और इस विधि की जल उपयोग क्षमता सिर्फ 25 से 35% होती है। क्या होता है देखिए, बाढ़ उत्प्लावन विधि जो होती है, ज़्यादातर जो प्रयोग की जाती है, जैसे धान का खेत है, धान में हम लोग पाइप लगा के छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है किधर पानी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, खेत भर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बाढ़ या उत्प्लावन विधि या फ्लूडिंग मेथड्स होता है। जनरली जहाँ ज़्यादा पानी होता है ना, वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। देखो, गेहूँ में भी इसी प्रकार से करते हैं कि क्यारी बना दी और खेत में पानी प्रेशर से छोड़ दिया, कितना भी पानी जा रहा है कोई लेना देना नहीं है, यानी बाढ़ या फ्लूडिंग मेथड जो होता है। इसमें एक बात अपन को याद रखनी है कि बाढ़ या उत्प्लावन विधि किस फसल में प्रयोग की जाती है ज़्यादातर, तो उसका आप याद रखें, धान में प्रयोग की जाती है। दूसरा आपको इसमें एक पॉइंट जो याद रखना है, वो याद रखना है ये कि इस विधि की जल उपयोग क्षमता होती है 25 से 30%। मतलब जितना भी पानी छोड़ा जाता है उसका 25 से 35% ही जल जो है पौधे उपयोग कर पाते हैं। बाकी जो आपका 65 से 75% पानी होता है वो आपका नीचे जाके ख़त्म हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो, कोई मतलब का वो जल नहीं होता, फालतू में नष्ट हो जाता है। 65 से 75% जो जल होता है, सिर्फ 25 से 35% जल ही पौधे जो है उपयोग कर पाते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको इस विधि की याद रखनी है। दूसरा हम बात करेंगे बच्चों क्यारी या पट्टी विधि, यानी स्क्वायर अथवा स्ट्रिप मेथड की। खेत को क्यारी या पट्टी में बांट दिया जाता है। क्यारी बनाते हैं, आपको पता होगा, छोटे छोटे इस प्रकार से मैड़ा टाइप की बना देते हैं खेत में, जिससे पानी इधर उधर बांट दिया जाता है। और इनकी लंबाई बलुई दोमट मृदा में लगभग 60 से 90 मीटर और चिकनी मिट्टी में लगभग 150 से 200 मीटर रखी जाती है। ये याद रखना थोड़ा सा। जैसे गेहूँ की फसल में करते हैं, जौ है, बाजरा है, चना है, सरसों है, इनके खेत में हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ये किया जाता है। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखेंगे। और तीसरी विधि है कूड़ विधि। कूड़ विधि यानी फरो मेथड, ये क्या होता है देखिए आप लोग बच्चों। इस विधि में सिंचाई जल कूड़ में छोड़ा जाता है। एक कूड़ जो बनाया जाता है, आपने देखा होगा, कूड़ होते हैं, गहरे गहरे कूड़ होते हैं, उनमें छोड़ दिया जाता है, जिससे वह सीधी फसलों की जड़ों के संपर्क में आता है।
उदाहरण के जैसे केला है, आलू है, आलू में बड़े बड़े बनते हैं, आपने देखा होगा कूड़, प्याज में भी बनते हैं, क्योंकि चुकंदर, गन्ना, इनमें कूड़ बनाए जाते हैं। ये कूड़ विधि होती है, इसको फरो मेथड कहते हैं, और इसका उपयोग केला, गन्ना, आलू, प्याज, चुकंदर, गन्ना इनमें किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इनको जो है कूड़, आलू आपने देखा होगा, प्याज आपने अपने यहाँ होती होगी तो आपको जानकारी होगी कि कूड़, गहरे गहरे कूड़ बनते हैं। कूड़ बनते हैं तो इनमें अपन को पानी इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। कूड़ में अपन ने पानी छोड़ दिया, पानी सीधा पूरे कूड़ में शुरू से लेकर एंड तक वहीं तक चला जाता है। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी प्रकार से याद रखना है आपको कूड़ और क्यारी में कितना अंतर होता है, क्यारी अपन कैसे बनाते हैं, कूड़ कैसा होता है, ये जानकारी आपको अच्छी प्रकार से होना चाहिए, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम चौथी विधि की बात करते हैं, थाला विधि। इसको हम रिंग या बेसिन मेथड के नाम से भी जानते हैं। रिंग या बेसिन मेथड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए, फल वृक्षों के चारों ओर थाला बनाकर। अब ये थाला क्या होता है, थाला मतलब चारों तरफ एक रिंग टाइप का, मतलब मिट्टी से चारों तरफ वो बना देते हैं जिससे पानी उसके बाहर निकले, मतलब पेड़ के जो तना है ना उसके चारों तरफ। ठीक है ना। थालों को सीधे ही मुख्य सिंचाई की नाली से जोड़ देते हैं और पानी वहां पर पहुंचाया। जैसे बागानी फसलों के लिए सिंचाई की जाए, बागानी फसलें जैसे आम है, आम के चारों तरफ एक मिट्टी का वो बना दीजिए, कूड़ टाइप का बना दीजिए, मतलब थाला टाइप का बना दीजिए, और उसमें पानी डाल दीजिए, या मतलब मुख्य सिंचाई की जो नाली है ना उससे जोड़ दीजिए, जिससे जो पानी है ना वो कहाँ रहेगा, वो पेड़ के चारों तरफ पानी रहेगा, इधर उधर पानी नहीं जाएगा, और उस जो थाला बनाया है, रिंग बनाई है आपने चारों तरफ, उसमें पानी भरा रहेगा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए थाला विधि या रिंग मेथड या बेसिन मेथड किन वाली फसलों में प्रयोग किया जाता है। तो बागान वाली फसलें, जैसे हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती है ना, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। मुख्यतः फल वाली फसलों में उपयोग किया जाता है। चारों विधि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, एक दो क्वेश्चन सिंचाई जल निकास से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस टॉपिक से जरूर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। चलिए, अब पहला मेथड हमने सतही सिंचाई पढ़ा था, अब दूसरा अधो सिंचाई जो है इसको देख लीजिए आप लोग। अधो सिंचाई में क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों, इस विधि में भूमि में 1 से 3 फीट की गहराई में पाइपलाइन नीचे बिठाते हैं। क्या करते हैं, नीचे अंडरग्राउंड, इसमें क्या करते हैं, नीचे पाइप बिछा देते, तभी तो सब सरफेस कह रहे हैं इसको। सब सरफेस का मतलब नीचे, अंडरग्राउंड। ठीक है ना। अब अंडरग्राउंड जो है ना, क्या करते हैं, लाइन बिछा देते हैं, पाइप जो है बिछा दिया जाता है। अब सहायक पाइप जो होते हैं लाइन छिद्रित होकर लंबवत जुड़ी रहती हैं, और भी उसमें सहायक पाइप जोड़ देते हैं। जिस प्रकार से हमने जल निकास पढ़ा था 12th में, अगर जानकारी हो आपको, 2 प्रकार के मेथड थे, सरफेस ड्रेनेज था और एक सब सरफेस ड्रेनेज था, है ना। उसी प्रकार से है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। उदाहरण के रूप में केरल में सुपारी एवं नारियल के बागान में ये काम किया जाता है, क्योंकि 95% तो सतही प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ 5% आपका ये किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सब सरफेस इरिगेशन कौन सी फसलों में प्रयोग करते हैं, तो याद रखना सुपारी और जो नारियल और बागान के खेतों में इसका प्रयोग, अधो सतही का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। होता कैसे, नीचे अंडरग्राउंड पाइप बिछा दिए जाते हैं, अंडरग्राउंड पाइप बिछा करके उसकी जो मेन जड़ है वहां तक पानी पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग बच्चों आगे, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है तीसरा वाला, वायवीय या बौछार या फव्वारा विधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रिंकलर मेथड। वायवीय, बौछार या फव्वारा विधि आपने देखी भी होगी कि एक पाइपलाइन होती है, वहाँ पर इस प्रकार से वो लगे रहते हैं, चारों तरफ पानी इस प्रकार से फैलता रहता है चारों तरफ, है ना, मतलब बरसात के रूप में टाइप का पानी आपका होता है। तो पानी जो मुख्य पाइपलाइन में 15 पौंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से बहता है। जो पाइप होते हैं, मुख्य पाइपलाइन होती है, उसका जरूर याद रखना प्रेशर, 15 पौंड प्रति वर्ग इंच के प्रेशर से पानी बहता है, जो मुख्य लाइन होती है उसमें। और पानी खड़े पाइपलाइन में चढ़कर, मतलब जो पाइप लगा इस ये जैसे मान के चलिए ये आपकी मुख्य पाइपलाइन है, अब उसमें इस प्रकार के पाइप लगे रहते हैं ऊपर के लिए, उसमें चढ़कर नोजलों द्वारा, क्योंकि ऊपर क्या लगा रहता है, नोजल, यहाँ पर नोजल लगे रहते हैं, यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, नोजल लगे रहते हैं, उन नोजलों द्वारा चारों ओर बिखेर दिया जाता है, क्योंकि वो नोजल चारों तरफ फैलते हैं, तो इस प्रकार से पानी आपका चारों तरफ फैलता रहता है। गनमन घूमते हैं चारों तरफ, फिर इस प्रकार से घूमते हैं तो जो नोजल घूमता है ऊपर का, तो पानी चारों तरफ बिल्कुल फुब्बारे के रूप में चारों तरफ जाता रहता है। इन नोजलों से
कहा चढ़कर नोजलों द्वारा चारों ओर बिखेर दिया जाता है। सहायक पाइपलाइन पर खड़े पाइप राइजर्स लाइन में नोजल लगे होते हैं। इन नोजलों में ये याद रखना 0.5 से 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर जरूर याद रखना, दाब से 1 से 10 लीटर पानी प्रति सेकंड की दर से बाहर निकलता है। 1 से लेकर 10 लीटर पानी प्रति सेकंड से बाहर निकलता है और ये नोजल लगभग 1 से 2 चक्र प्रति मिनट की दर से घूमते हैं। ध्यान रखना 1 से 2 चक्र आपका प्रति मिनट के हिसाब से ये आपके नोजल जो है घूमते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। नोजल जो होते हैं ना 1-2 चक्र 1 मिनट में घूम जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है कि एक मुख्य पाइपलाइन होती है जिसमें 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से पानी बहता है। पानी खड़े पाइपलाइन में चढ़कर नोजलों द्वारा चारों ओर बिखेर दिया जाता है। और सहायक जो पाइपलाइन में खड़े पाइप राइजर्स लाइन में नोजल लगे होते हैं, ये नोजल 0.5 से 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से 1 से 10 लीटर पानी प्रति सेकंड दर से बाहर निकलता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखना आप लोग, लगभग इनका जो होता है ना ये नोजल 1 से 2 चक्र प्रति मिनट की दर से थोड़े घूमते, ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद और महत्वपूर्ण मेथड आया है सिंचाई का, वो है बूंद बूंद या टपका बिदाई। इसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन के नाम से जानते हैं। बहुत ही है अच्छा मेथड है, ट्रिकल मेथड भी इसको कहा जाता है। इसका विकास इजराइल द्वारा किया गया और इजराइल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिमचा विलास, वो भी याद रख लेना। सिमचा विलास नामक एक इंजीनियर थे, इन्होंने इस विधि का आविष्कार किया था। ठीक है ना, तो सिमचा विलास जो थे ना इस विधि में और इस विधि का विकास इजराइल में किया गया, ये विशेष याद रखना, इजराइल का मेथड है ना। और बच्चों इस विधि में क्या होता है, मुख्य पाइपलाइन जो होती है, मुख्य पाइपलाइन का जो व्यास होता है 3 से 3.5 से 4 सेंटीमीटर होता है जो मुख्य पाइपलाइन होती है, जिसमें 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से पानी प्रवाहित होता है। पानी इतने प्रेशर से आता है और एक ड्रिपर मतलब जहाँ पर पानी गिरता है छिद्र होता है ना, से 2 से 2.5 लीटर पानी प्रति घंटे निकलता है, यानी 2 से 2.5 लीटर पानी प्रति घंटे वहाँ से निकलता है जो ड्रिपर होता है वहाँ से। ठीक है ना, उदाहरण दूर दूर लगाए जाने वाली फसलें जैसे कपास, इनमें आपका ये प्रयोग ड्रिप इरिगेशन में मुख्यतः। वैसे ड्रिप इरिगेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन मोस्टली आपका जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर उपयोग किया जाता है। इसके बारे में 1-2 बातें बताना चाहूँगा। ड्रिप इरिगेशन सबसे पहले कहाँ पर आया था, आंध्र प्रदेश राज्य में आया था और सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो महाराष्ट्र राज्य में इसका उपयोग किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन का बूंद बूंद सिंचाई का सबसे ज़्यादा उपयोग महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। ठीक है ना, इजराइल से आया, कहाँ पर आया, आंध्र प्रदेश में आया। सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जा रहा है फिलहाल की स्थिति में, तो याद रखें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में यूज किया जाता है। अच्छा, कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर। ठीक है ना, प्रेशर जरूर याद रखना, कितने प्रेशर से पानी आता है मुख्य लाइन में, ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। लाभ क्या होता है इससे, विशेष याद रखना, इस विधि की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक होती है 70 से 90%, यानी जितना भी पानी उस ड्रिपर के द्वारा आता है ना उसका 70 से 90% पानी जो है पौधे उपयोग कर लेते हैं। याद रखना, सिंचाई का 70 से 90% पौधे उपयोग कर लेते हैं। यह विधि शुष्क एवं बरानी खेतों के लिए विशेष भी बता रहा था। शुष्क मतलब जहाँ पर पानी की कमी है, सूखी क्षेत्र है, उस जगह पर खेती की जाती है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। पूरे सिंचाई के जितने आपके टॉपिक थे, सिंचाई का जो भी टॉपिक है, मेन जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें क्रैश कोर्स के आधार से इससे बाहर नहीं जाएगा। सिंचाई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। जल निकास में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि बच्चों आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और पूरे नोट्स आपको क्रैश कोर्स के पूरे मिल जाएंगे आपको। 1000 रुपये यानी 1000 रुपये इसका फीस है। आप लोग पे आउट करके पेमेंट करके और अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो 7224002628 पर आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं क्या सिस्टम है पूरा, आपको इस प्रकार से नोट्स प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको पीएटी क्वालिफाई करना है तो आप लोग जरूर इन नोट्स को प्राप्त कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।